लाइन्स एंड एंगल और ये हमारी वीडियो का पार्ट 3 है। स्टूडेंट, हमारा ये चैप्टर दो मेन टॉपिक से बना है, लाइन्स एंड एंगल। तो अपने प्रीवियस वीडियो में हमने लाइन तो क्लियर कर लिया है और इससे रिलेटेड फिगर इट आउट में जो भी क्वेश्चंस थे वह भी हमने किए हैं। अब हम यहाँ पढ़ेंगे एंगल। तो एंगल हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे इस वीडियो में। तो एंगल क्या है? मैं कहती हूँ एंगल बनता है टू रेस को यूज करके, लेकिन इनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन होता है। अब रेस तो आपको याद होगा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। रेस क्या है भाई? रे क्या है? ऐसे फिगर को कहते हैं जिसके पास स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता है। ये एंड यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन यहाँ से ये एंडलेस होती है। ये है रे। अब मैं कह रही हूँ कि एंगल बनता है टू रेस को यूज करके, लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन होता है। तो एंगल बनेगा कुछ इस तरह से। एंगल कुछ इस तरह से बनेगा। एंगल मैं ऐसे भी बना सकती हूँ, मैं चाहूँ तो एंगल को ऐसे भी बना सकती हूँ। मुझे ध्यान क्या रखना है कि मैं टू रे यूज करूंगी और स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन होगा। एंगल बनाते समय मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि मुझे टू रे को यूज करना है और स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन होगा। अब मैंने एक रे ली ए और बी, एक रे तो मैंने ली ए और बी, रे है इसलिए मैंने इस तरह एरो लगा दिया। दूसरी रे ली मैंने ए और सी और यहाँ पे भी मैंने एरो लगा दिया। अब आप देख रहे हैं कि रे ए बी है और रे ए सी है। रे ए बी का स्टार्टिंग पॉइंट भी ए है और रे ए सी का भी स्टार्टिंग पॉइंट ए ही है। तो इतना क्लियर हुआ आपको? अब आप देखिए कि यहाँ पे ये जो इसका ए है, जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। इसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। एक एंगल की ये वर्टेक्स कहलाती है। अच्छा, ये रे है ए बी, इसे मैं क्या बोलूंगी? आर्म बोलूंगी। इसे मैं क्या बोलूंगी? रे ए बी को आर्म बोलूंगी। रे ए सी को भी मैं आर्म कह के बुलाऊंगी। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। ए है वर्टेक्स और ए बी है आर्म और ए सी है आर्म। और टू रे को यूज बन करके बना एंगल जिसका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है। ठीक है। अब आप देखिए कि भाई हम लाइन को सिंबल देते हैं, लाइन को हम सिंबल देते हैं, रे को सिंबल देते हैं, लाइन सेगमेंट को भी सिंबल देते हैं, तो रे का भी कोई सिंबल, तो भाई हमारे एंगल का भी तो कोई सिंबल होगा। तो एंगल का क्या सिंबल होगा? एंगल का सिंबल आप देखिए, एंगल का सिंबल कुछ इस तरह का होता है। इस तरह से एंगल को सिंबल दिया जाता है। अब मैं इस एंगल को सिंपली क्या बोल सकती हूँ? ये जो मेरे पास एंगल है, इसको मैं सिंपली बोल सकती हूँ एंगल ए। आप इसे सिंपली एंगल ए बोल सकते हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी वर्टेक्स ए है। तो इसकी वर्टेक्स ए है तो मैं इसे एंगल ए बोल सकती हूँ। अच्छा, और क्लैरिफाई करना है मुझे इसे, तो मैं इसे किस तरह से करूँ क्लैरिफाई? मैं इसे एंगल मैं इसको एंगल बी ए, एंगल बी ए सी बोल सकती हूँ। और क्या बोल सकती हूँ मैं इसको? एंगल सी ए बी बोल सकती हूँ। कैसे बोल रही हूँ मैं? मुझे क्या ध्यान रखना है? मुझे ए जो वर्टेक्स है उसको मिडिल में रखना है। नेमिंग करते समय ए वर्टेक्स को मिडिल में रखना है। मैं इसे इस तरह भी नाम दे सकती हूँ बी ए सी, मैं इसे बी ए सी नाम दे सकती हूँ, मैं इसे सी ए बी बी नाम दे सकती हूँ। दोनों तरह से किसी भी एंगल को नाम दिया जा सकता है। ध्यान क्या रखना है कि वर्टेक्स जो है उसको सेंटर में रखना है। इतना क्लियर हुआ आपको? अब आप देखिए कि भाई ये जो एंगल की वर्टेक्स होती है ना, इस वर्टेक्स के ऊपर आपको एक कर्व मिलेगा। इस वर्टेक्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह का कर्व मिलेगा। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है एंगल को। ये बताता है कि ये जो एंगल है इसका मेजरमेंट क्या है। इससे आपको आप पता कर सकते हैं कि कौन सा एंगल लार्ज है, कौन सा एंगल स्मॉल है। दो एंगल को आप कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे दो एंगल बना रही हूँ, एक तो मैंने ऐसे बनाया और एक मैंने ऐसे बनाया। अब इसके ऊपर तो मैंने कर्व बनाया इस तरह से, इसके ऊपर मैंने कर्व बनाया इस तरह से। तो इस कर्व को देख के आप मेजर कर सकते हैं कि कौन सा एंगल लार्ज है और कौन सा स्मॉल है। अब ये वाला एंगल तो लार्ज है
और ये वाला एंगल क्या है, स्मॉल है, ठीक है। तो ये जो कर्व होता है इस तरह से हेल्पफुल होता है एक एंगल में। अब आपकी बुक में पेज नंबर 2 पॉइंट, क्या पेज नंबर नहीं, फिगर 2.8 जो है वह एंगल का फिगर है, तो उसको देख के हम एंगल को और भी अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज having a common starting point. In figure 2.8, an angle formed by rays BD and BE, where B is the common starting point. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एंगल फॉर्म्ड होता है टू रेस को यूज करके, लेकिन इनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन होता है। फिगर 2.8 में आप देख रहे हैं कि रे बी डी और रे बी ई को यूज करके एंगल बनाया गया है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट बी कॉमन है। आप देख रहे हैं फिगर 2.8 में कि बी डी एक रे है और बी ई एक रे है। बी डी और बी ई रे को यूज करके एंगल बनाया है और आप देख रहे हैं कि बी डी का भी स्टार्टिंग पॉइंट बी है और बी ई का भी स्टार्टिंग पॉइंट बी है। तो आप क्या देख रहे हैं कि दो रे को यूज करके एंगल बना और स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है। आगे क्या लिखा है, the point B is called the vertex of the angle and the rays BD and BE are called the arm of the angle. अब पॉइंट B को तो हम वर्टेक्स बोलेंगे एंगल की और BE और BD को आर्म बोलेंगे एंगल की। पहले भी फिगर बना के आपको बता चुकी हूँ और अच्छे से क्लियर हो गया। अच्छा, सिंबॉलिक नेम ऑफ एंगल, अब एंगल का भी कोई सिंबॉलिक नेम होगा तो किस तरह से नेमिंग की जाती है वह भी समझ लीजिए। वी कैन सिंपली से एंगल बी, हम इस एंगल को सिंपली एंगल बी बोल सकते हैं क्योंकि इसकी वर्टेक्स बी है, ठीक है। इसकी वर्टेक्स बी है, इसलिए इसलिए मैं इसे सिंपली एंगल बी बोल सकती हूँ। इन अनदर वे वी कैन से एंगल डी बी ई और एंगल ई बी डी, और दूसरे तरीके से मैं इसे किस तरह बुला सकती हूँ, एंगल डी बी ई और एंगल ई बी डी बोल सकती हूँ। मुझे ध्यान क्या रखना है, वर्टेक्स को मुझे मिडिल में रखना है। डी बी नाम दूं, डी बी ई नाम दूं तो वर्ट बी को मिडिल में रखना है, ई बी डी नाम दूं तो बी को मिडिल में रखना है। वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटर्न एज अ मिडिल लेटर, वर्टेक्स जो होगी वो हमेशा मिडिल लेटर होगी। To indicate an angle, we use a small curve at the vertex. अच्छा, एंगल को इंडिकेट करने के लिए हम वर्टेक्स पे एक स्मॉल कर्व बनाते हैं कुछ इस तरह से, और ये कर्व हमारी क्या हेल्प करता है, मेजर करने में कि एंगल कितने डिग्री का हो सकता है। क्लियर। अब स्टूडेंट्स आपकी बुक में विद्या नाम की एक गर्ल है जो अपनी एक बुक को खोल रही है कई तरीके से, और कई तरह के एंगल बन रहे हैं। तो किस किस तरह के एंगल बन सकते हैं बुक को खोलने और बंद करने में, वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। विद्या के नोटबुक खोलने और बंद करने पर जो भी एंगल बन रहे हैं उन्हें मैं आपको इस पासबुक से समझाऊंगी। देखिए विद्या ने क्या करा, सबसे पहले तो नोटबुक को कुछ इस तरह से खोला। किस तरह से खोला नोटबुक को, कुछ इस तरह से खोला। जब विद्या ने नोटबुक को इस तरह से खोला तो दो आर्म्स निकली, एक आर्म ये और एक आर्म ये, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, और एंगल बना कुछ इस तरह से। फर्स्ट केस में कुछ इस तरह से एंगल बना विद्या के नोटबुक खोलने पे। एक आर्म ये निकली, एक आर्म ये निकली, और दोनों का ही स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट कॉमन था। फर्स्ट केस में इस तरह का एंगल बना। फिर विद्या ने क्या करा, नोटबुक को थोड़ा सा और ओपन किया कुछ इस तरह से। इस तरह से जब विद्या ने नोटबुक को ओपन किया तो फर्स्ट आर्म ये हुई, सेकेंड आर्म ये हुई, और उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये हुआ। तो इस तरह से एक एंगल फॉर्म हुआ सेकेंड केस में। फिर थर्ड केस में क्या करा, विद्या ने नोटबुक को बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट कर दिया। जब विद्या ने नोटबुक को बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट किया तो इनिशियल पॉइंट तो ये रहा, इनिशियल पॉइंट तो यही था। एक आर्म इस साइड निकल गई, एक आर्म इस साइड निकल गई, और कुछ इस तरह का एंगल फॉर्म हुआ। फिर फोर्थ केस में क्या करा, विद्या ने बुक को इस तरह से उलट के
और थोड़ा-सा अब बुक को क्लोज़ करने जा रही है। अब विद्या बुक को क्लोज़ करने जा रही है। तो उसने क्या करा, बुक को इस तरह से उलट के थोड़ा-सा ओपन किया। थोड़ा-सा ओपन किया तो 2 इस तरह का एंगल बना। इसकी फर्स्ट आर्म ये थी, सेकंड आर्म ये थी और इनिशियल पॉइंट ये था। कुछ इस तरह का एंगल फ़ॉर्म हुआ। फर्स्ट आर्म ये, सेकंड आर्म ये और इनिशियल पॉइंट ये। इस तरह का एंगल फ़ॉर्म हुआ 4th केस में। फिर 5th केस में विद्या ने क्या करा, इसको इस तरह से टर्न कर दिया, इस तरह से। तो कुछ इस टाइप का एंगल आप देख रहे हैं 5th केस में, जिसमें फर्स्ट एक आर्म ये है, एक आर्म ये है और स्टार्टिंग पॉइंट ये है। फिर 6th केस में क्या हुआ, 5th केस का एंगल समझ में आ गया, कुछ इस तरह का बना, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 6th केस में क्या हुआ, विद्या ने क्या करा, दोनों आर्म एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख दी। दोनों आर्म एक दूसरे के ऊपर जब इस तरह से रखी तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था, एक आर्म के ऊपर ही दूसरी आर्म आ गई, ओवरलैप हो गई, आर्म्स ओवरलैप हो गई। कहने का मतलब है एक दूसरे के ऊपर आ गई। कुछ इस तरह से, जैसे कि मैं अपने इस हाथ के ऊपर ये हाथ रख दूं तो ये हो गया, ओवरलैपिंग हो गई, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ आ गया। अब देखिए कि जो 6 तरह के एंगल बने हैं विद्या के बुक खोलने और बंद करने के सिनेरियो में, तो वो 6 एंगल मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। ये 6 एंगल हमने यहाँ पे बना दिए हैं। फर्स्ट केस में जो एंगल है, फर्स्ट केस में एंगल बना था कुछ इस तरह से। फर्स्ट केस में जब विद्या ने बुक ओपन करी थी, तो कुछ इस तरह का एंगल बना था। फिर विद्या ने बुक को थोड़ा और ओपन किया तो इस तरह का एंगल बना। फिर विद्या ने बुक को पूरा खोल दिया कुछ इस तरह से, तो इस तरह का एंगल बना। फिर 4th केस में विद्या ने क्या करा, बुक को उलट दिया इस तरह से और थोड़ा-सा ओपन किया कुछ ऐसे, उल्टा और थोड़ा-सा कुछ ऐसे ओपन किया तो इस तरह का एंगल बना। फिर विद्या बुक को बंद करने जा रही थी, विद्या 4th केस में तो विद्या ने क्या करा, बुक को थोड़ा-सा बंद करने की कोशिश की कुछ इस तरह से। फिर 5th केस में वो उसने बुक को थोड़ा इस तरह से बंद किया और फिर क्या करा, 6th केस में उसने बुक को बिल्कुल इस तरह से बंद कर दिया। ये है 6th केस। इस तरह से बुक को बंद करा तो इस तरह का एंगल फॉर्म हुआ। तो ये 6 तरह के एंगल बने हैं विद्या की बुक को खोलने और बंद करने पर। अब आप देखिए कि यहाँ आपसे पूछा गया है कि क्या आप इन एंगल्स को लेबल कर सकते हैं? आप बता सकते हैं कि इनकी वर्टेक्स क्या है और इनकी आर्म क्या होगी? आप अपने मन से कोई भी नाम दे सकते हैं वर्टेक्स का और आर्म का। तो हम बिल्कुल लेबल कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, फर्स्ट केस से ही स्टार्ट कर देते हैं। अब आप देखिए कि फर्स्ट केस में आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट केस में कुछ इस तरह का एंगल बना है। फर्स्ट केस में कुछ इस तरह का एंगल बना है। 2 आर्म को यूज़ किया है, आर्म ए है और आर्म बी। रे भी बोल सकते हैं, रे ए बी और रे ए सी, 2 रे को यूज़ करके एंगल बना है, ए बी और ए सी। अब आप देख रहे हैं कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वह ए है, ए बी, एक आर्म है, एक रे है ए बी और एक रे है ए सी। अब इन दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वह कॉमन है, ए बी और ए सी का स्टार्टिंग पॉइंट ए जो है वह कॉमन है। आप देख पा रहे हैं ए क्या है, इस एंगल की, इस एंगल की ए क्या है, वर्टेक्स है और आर्म क्या है, ए बी और ए सी इसकी आर्म है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भाई वर्टेक्स क्या है, इस केस 1 में वर्टेक्स है आपकी ए, तो ए यहाँ पे आप लिख लीजिए, वर्टेक्स आपकी ए है। आर्म्स क्या है भाई, आर्म्स आपकी है, समझ आ रहा है ना आपको, आर्म्स क्या है आपकी, ए बी और ए सी है। फर्स्ट केस में आर्म है ए बी और ए सी और उसका कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है जो कि ए है और वही इसकी वर्टेक्स है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी, ठीक है। अब देखिए सेकंड केस में एंगल किस तरह से बना है, कुछ सेकंड केस में एंगल कुछ इस तरह से बना है। जब विद्या ने बुक को थोड़ा और ओपन करा तो एंगल कुछ इस तरह से बना और 2 रेस को यूज किया और इसका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है एच। 2 रे यूज करी हमने और इनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है एच। एक तो एच आई रे को यूज किया और हमने यूज किया एच जे रेस को।
HI और HJ रे को यूज किया और जिसका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है H और H की क्या है, वर्टेक्स है। इस एंगल की वर्टेक्स क्या है, जिस स्टार्टिंग पॉइंट से दो रे निकल रही हैं, जिस उसे कहते हैं हम वर्टेक्स। तो H क्या है, वर्टेक्स है। तो यहाँ पे आप H लिख लीजिए। ठीक है, जिस कॉमन पॉइंट से दो रे निकलती हैं उन्हें हम वर्टेक्स कहते हैं। तो H तो वर्टेक्स है और आर्म्स क्या है, HJ और HI। तो लिख लीजिए आप HJ, HJ और HI क्या है, यहाँ पे आर्म्स है। ठीक है, तो सेकंड वाला आपको समझ में आ गया। सेकंड एंगल आपको हमने लेबल कर लिया। अब हम थर्ड एंगल को भी लेबल कर लेते हैं। थर्ड एंगल में क्या हुआ है कि विद्या ने बुक को पूरी तरह से ओपन कर लिया है। जब विद्या ने बुक को पूरी तरह से ओपन किया है तो आप क्या देख रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट तो क्या है, कॉमन पॉइंट जिसे हम कहते हैं दो रे का, वह तो है ये M। दो रे का कॉमन पॉइंट तो M है। एक रे निकली ML और दूसरी रे निकली है MK। दूसरी रे क्या निकली, MK निकली। अब जो कॉमन रे है, जो कॉमन पॉइंट है वही इसकी वर्टेक्स है। इस एंगल की वर्टेक्स क्या है, M है और आर्म्स क्या है, ML और KL और MK। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए। थर्ड केस में आप देख रहे हैं, सॉरी स्टूडेंट, फर्स्ट केस ये रहा है ना। फर्स्ट केस में वर्टेक्स ए हमें यहाँ लिखनी है और क्या है, आर्म्स क्या लिखनी है, AB एंड AC। आर्म लिखनी है AB एंड AC। ये थर्ड केस है, ये फर्स्ट केस नहीं है ना, इसलिए हम इसे वहां लिखेंगे। हमने गलती से उधर लिख दिया है। ये थर्ड केस है। थर्ड केस में वर्टेक्स क्या देख रहे हैं आप, थर्ड केस में वर्टेक्स M है। आपको क्लियरली दिख रहा है कि वर्टेक्स क्या है, M है और आर्म्स क्या है, KM और ML। आप देख रहे हैं KM और ML आर्म्स है, तो आप लिख लीजिए KM एंड ML। KM एंड ML यहाँ पे क्या है, आर्म्स है। अब फोर्थ केस में जब विद्या ने क्या करा, बुक को उलट के थोड़ा सा ओपन किया। पहले तो उसने बुक को उल्टा, आप देखिए बुक में, आप यहाँ पे देखिए पिक्चर में, तो पहले तो उसने बुक को थोड़ा सा उल्टा, उसके बाद उसने उससे थोड़ा सा ओपन किया। तो कुछ इस तरह का एंगल बना। एंगल किस तरह से बना कुछ इस तरह का एंगल बना। एक रे तो ये जा रही है और एक ये रे जा रही है और इसका कॉमन पॉइंट है N। ठीक है, कुछ इस तरह का एंगल बना और कॉमन पॉइंट है N और रे NO और रे NP को यूज करके ये एंगल बना है। तो भाई कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट जो है वही इसकी वर्टेक्स है। इन दोनों रे का जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है वही क्या है, इसकी वर्टेक्स है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए केस 4। केस 4 कहाँ है हमारा, ये रहा केस 4। ठीक है, केस 4 में वर्टेक्स क्या है भाई, वर्टेक्स तो N है, आप यहाँ पे N लिख दीजिए। केस 4 में वर्टेक्स N है और आर्म क्या है, NO और NP। तो आर्म क्या है, NO एंड NP आर्म। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको। अब हम आगे फिफ्थ केस की ओर मूव करते हैं। फिफ्थ केस में क्या हुआ कि विद्या बुक को क्लोज करने जा रही है। विद्या बुक को क्लोज करने जा रही है तो क्या हुआ कि एंगल कुछ, ये एंगल जब एंगल कुछ इस तरह से बन रहा है। जब विद्या बुक को क्लोज करने जा रही है तो एंगल कुछ इस तरह से बन रहा है। ये तो है स्टार्टिंग पॉइंट, कॉमन पॉइंट, और रे 1 और रे 2 और कौन, ये तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट जो कि वर्टेक्स भी होती है उसे हमने बोला Q। और क्यू रे और QS रे को यूज करके हमने ये एंगल बनाया है। तो और जिसका कॉमन पॉइंट Q है। तो आप देखिए कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वर्टेक्स तो क्या है, फिफ्थ केस में आप इजीली समझ पा रहे हैं कि वर्टेक्स क्या है। वर्टेक्स तो हमारी क्या है, वर्टेक्स तो हमारी है Q। वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स हमारी Q है और आर्म्स क्या है, हमारी आर्म है QS एंड क्या देख रहे हैं आप, डायग्राम में देखिए QS और QR हमारी आर्म है। ठीक है, अब आप सिक्स केस को देखिए। सिक्स केस में क्या कंडीशन बन रही है, सिक्स केस में आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट तो यही है
है ना। अब क्या हुआ है कि रे 1 के ऊपर सेकेंड रे 2 भी ओवरलैप हो गई है, कुछ इस तरह से रे 1 के ऊपर रे 2 भी ओवरलैप हो गई है। यहाँ आप देख लीजिए, और अच्छे से मैंने रेड पेन से इसलिए बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और हल्का सा दूर बनाया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। तो रे 1 के ऊपर ही सेकेंड रे ओवरलैप हो गई है, जिसका इनिशियल पॉइंट जो है वो ये एक्स है, और रे फर्स्ट रे तो है हमारी वाई, और सेकेंड रे है हमारी जेड। तो एक्स जेड रे और एक्स वाई रे को यूज करके ये एंगल बना है, जिसकी वर्टेक्स क्या है, एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्टेक्स क्या है भाई, यहाँ पे वर्टेक्स है एक्स। हम पेन चेंज करते हैं, यहाँ पे वर्टेक्स एक्स है। वर्टेक्स तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, एक्स है, और एक्स वर्टेक्स है, और आर्म्स क्या है सिक्स केस में, एक्स जेड और एक्स वाई आर्म है। तो एक्स जेड एंड एक्स वाई आर्म को यूज करके ये एंगल बने हैं। तो हमने क्या करा, लेबल तो कर दिया, ठीक है, हमने हमारे एंगल्स को लेबल तो कर दिया है, जैसा कि बुक में आपसे कहा गया था कि क्या आप इन्हें नेमिंग कर सकते हैं, तो नेमिंग तो हमने कर दी है। अब स्टूडेंट आपसे आगे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि केस 1 वाला एंगल लार्ज है या फिर केस 2 वाला एंगल लार्ज है, आपको बताना है। तो भाई आप कैसे बताएंगे कि केस 1 वाला एंगल लार्ज है या केस 2 वाला एंगल लार्ज है। अगर आपके पास एक लाइन है, आपके पास दो लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो आप कैसे मालूम करते हैं कि कौन सी लाइन लार्ज है। तो आप जो इस लाइन की लेंथ ज्यादा होती है वही लाइन लार्ज होती है। लेकिन एंगल के केस में हम कैसे मालूम करें कि कौन सा एंगल लार्ज है और कौन सा स्मॉल है, उसमें पाए जाने वाले कर्व को ध्यान में रख के हम मालूम कर सकते हैं कि कौन सा एंगल लार्ज है और कौन सा एंगल स्मॉल है। अब आप देखिए, केस 1 में कर्व है इतना सा, केस 2 में कर्व है इतना सा, तो मैं क्या कहूंगी कि केस 2 वाला एंगल लार्ज है अकॉर्डिंग टू केस 1 के। अच्छा देखिए, मैं आपके लिए दो एंगल बनाती हूँ, आप मुझे बताइए कि कौन सा एंगल स्मॉल है और कौन सा एंगल लार्ज है। अब मैंने एक एंगल तो बनाया, एक एंगल मैंने बनाया कुछ इस तरह से, ठीक है, और दूसरा एंगल मैंने बनाया कुछ इस तरह से। एक एंगल तो मैंने ये बनाया है और एक एंगल मैंने ये बनाया है। अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों एंगल में कौन सा एंगल स्मॉल है और कौन सा एंगल बिग है। तो आप अगर समझ रहे हैं कि ये एंगल लार्ज है और ये स्मॉल है, तो आप गलत समझ रहे हैं, क्योंकि भाई ये एंगल तो रे से बना है ना, और रे को तो मैं आगे तक एक्सटेंड कर सकती हूँ। लो, मैंने और एक्सटेंड कर दिया इन रे को, इन रेस को मैंने और एक्सटेंड कर दिया। अब आप बताइए कौन सा एंगल लार्ज है। तो हम ये जो रेज है इनसे आइडिया नहीं लगाते कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा स्मॉल है। इसके अंदर जो कर्व पाए जाते हैं उनसे हम आइडिया लगाते हैं कि कौन सा एंगल स्मॉल है और कौन सा बिग है। आप देख रहे हैं कि इसमें कर्व इतना है और इसमें कर्व इतना है, तो ये एंगल लार्ज है और ये स्मॉल है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। इस तरह से हम फाइंड करते हैं कि कौन सा एंगल लार्ज है और कौन सा एंगल स्मॉल है वर्बली। ठीक है, बाकी तो आप मेजरमेंट करके प्रोटेक्टर से फाइंड कर पाते हैं। एक्यूरेट तो आप प्रोटेक्टर यूज करके ही बता पाएंगे, लेकिन अगर वर्बली आपको फाइंड करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि केस 1 में एंगल बना है कुछ इस तरह से, केस 1 में एंगल बना है कुछ इस तरह से। तो केस 1 में एंगल जो बना है वह लार्ज है, या केस 2 में एंगल जो बना है जो कुछ इस तरह से बना है वह लार्ज है। तो भाई केस 1 में तो इतना सा ही कर्व था, इतना ही टर्न था। केस 2 में इतना रोटेशन कहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। पहले इतना रोटेशन था, अब इतना रोटेशन है, तो केस 2 का एंगल लार्ज है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि कर्व से ही हम आइडिया लगाते हैं कि कौन सा एंगल लार्ज है। अब केस 3 में क्या हुआ कि ये वाली जो आर्म है ना, ये वाली रे है, ये तो क्या होगी, अपनी इनिशियल पोजीशन पे ही रहेगी। ये वाली रे अपनी इनिशियल पोजीशन पे ही रहेगी। ये जो सेकंड रे है ना, ये रे ही मूव होगी। तो ये रे जब यहाँ पे थी
तो स्मॉल एंगल बना। ये रे जब ये तो रे अपनी इनिशियल पोजीशन पे है, ये मूव हो रही है, तो ये रे जब यहाँ थी तो स्मॉल एंगल बना। ये रे जब इधर आ गई तो उससे लार्ज एंगल बना। अब ये वाली रे जब यहाँ आ गई है तो एंगल और भी लार्ज हो गया, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि टर्न जो है, जो रोटेशन है, वो अब और भी बड़ा हो गया है। पहले इतना था, फिर इतना, अब इतना हो गया है रोटेशन। अब ये रे क्या है? अब ये रे क्या हो गया? यहाँ से यहाँ आ गई है कुछ इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि ये जो रोटेशन है, ये जो कर्व है, ये और लार्ज हो गया है। पहले इतना था, फिर इतना, फिर इतना, अब ये इतना हो गया है। अब आप देख रहे हैं कि फिफ्थ केस में ये जो रे है, ये रे तो अपनी इनिशियल पोजीशन पर ही है। ये वाली रे यहाँ मूव होकर यहाँ आ गई है और ये जो रोटेशन है ये यहाँ आ गया है। अब ये रोटेशन यहाँ तक आ गया है, ठीक है? और आप देखेंगे कि ये वाला एंगल जो है वो अब और भी, ये जितने भी एंगल है, फर्स्ट केस वाले, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस वाले में से फिफ्थ केस वाला एंगल लार्ज है। और आप देखेंगे कि सिक्स केस में ये रे ने इस रे को ओवरलैप कर लिया है। इस रे ने इस रे को ओवरलैप कर लिया है और पूरा एक सर्किल बन गया है, पूरा एक रोटेशन कंप्लीट हो गया है। और आपको पता है एक सर्किल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। एक सर्किल कितने डिग्री का होता है? एक सर्किल 360 डिग्री का होता है। आपको पता है एक सर्किल जो होता है वो पूरा 360 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एंगल बना है 360 डिग्री का। और आप इस कर्व से ही आइडिया लगाएंगे, कर्व इतना तो स्मॉल, फिर इतना तो और बड़ा, फिर और लार्ज, फिर और लार्ज, फिर और लार्ज, और पूरा कर्व कंप्लीट हो गया तो सबसे लार्ज एंगल बनेगा। और आपको ये 360 क्यों होता है ये भी हम समझेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में कि ये जो कर्व होता है ये 360 क्यों होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी आप एक बात समझिए कि अगर ये जो कर्व है ये 360 डिग्री का होता है, इसका मतलब क्या है कि हम जीरो डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक ढेर सारे एंगल बना सकते हैं। जितने भी नंबर का एंगल बनाना चाहे बना सकते हैं। 7 डिग्री का बना सकते हैं, 90 डिग्री का बना सकते हैं, 270 डिग्री का बना सकते हैं, 30 डिग्री का बना सकते हैं, 37 डिग्री का बना सकते हैं। हम 0 डिग्री से 360 डिग्री तक जितने भी चाहें उतने एंगल फॉर्म कर सकते हैं। अलग अलग केसेस में एंगल फॉर्म कर सकते हैं। वह हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि किस तरह से। अब आप देखिए कि हमने ये समझ लिया कि भाई वर्टेक्स क्या होती है, एक एंगल के आर्म्स क्या होती है, ये समझ लिया। एक एंगल को कौन सा एंगल लार्ज है, कौन सा एंगल स्मॉल है, ये हम कैसे समझे, ये भी हमने समझ लिया है। अब स्टूडेंट देखिए कि आपकी बुक में एक फिगर दिया है 2.9, फिगर है आपकी बुक में 2.9 है, जो कि कुछ किस किस तरह से बना है मैं आपको बताती हूँ। ये फिगर बनाया गया है कुछ इस तरीके से बनाया गया है। ये फिगर कुछ इस तरीके से बनाया गया है, टू रे को यूज करके ये फिगर बनाया गया है, ठीक है। अब ये तो वर्टेक्स है इस फिगर में, ये क्या है? ये वर्टेक्स है। आपको पता है कॉमन पॉइंट जो होता है टू रे का वही वर्टेक्स होता है। और ये वर्टेक्स जो है ना, ये वाली रे है, ये क्या है? ये है इनिशियल पोजीशन पे रहेगी ये रे। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप इनिशियल इनिशियल पोजीशन ऑफ रे, ठीक है। और ये फिगर है 2.9, ये फिगर 2.9 है आपकी बुक का, इसको भी आप क्लियर कर लीजिए। तो ये रे का इनिशियल पोजीशन है। और आपको पता है कि कर्व जो होता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। किसी भी एंगल में कर्व यहाँ से यहाँ तक होता है। अब ये जो है ये क्या है? फाइनल पोजीशन ऑफ रे है। ये जो सेकंड रे है यही मूव होती है अलग अलग पोजीशन में। ये रे एक ही कंडीशन में रहेगी और ये वाली रे अलग अलग सिनेरियो में मूव होती जाएगी। अब आप देखिए ये क्या है, इसे हम लिख लेते हैं फाइनल पोजीशन
पोजीशन ऑफ रे, ठीक है। और आप देखिए कि एक एंगल का साइज क्या होगा, अमाउंट ऑफ टर्न साइज ऑफ एंगल। तो ये जो टर्न है ना, यही बताता है कि एक एंगल का साइज क्या होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए अमाउंट ऑफ टर्न इज साइज ऑफ एंगल। अभी हम एंगल को बहुत डिटेल में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आप अभी इतना ही समझिए, फिर बाकी की चीजें भी हम क्लियर करेंगे। अब आप देखिए कि आपकी बुक में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट दिए हैं जो हम हमारी डेली लाइफ में यूज करते हैं, और जब हम उनको यूज करते हैं तो कई तरह के एंगल बनते हैं। आप देखिए कि एक तो सीजर है। सीजर को जब सीजर से आप कटिंग करते हैं तो आप देखते हैं किस तरह से एंगल फॉर्म होते हैं। अब मैंने सीजर को ओपन किया तो आप देखिए कि स्मॉल सा एंगल बना, बना ना स्मॉल सा एंगल। और जब मैं इसको और ओपन करूंगी तो थोड़ा एंगल लार्ज होगा, क्योंकि कर्व बड़ा हो जाएगा। फिर और ओपन करूंगी तो और लार्ज एंगल बनेगा। फिर और ओपन करूंगी तो और भी लार्ज एंगल हो जाएगा, क्योंकि कर्व भी लार्ज होता जा रहा है तो एंगल भी लार्ज हो जाएगा। अब आप देखिए कि सीजर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हम यूज करते हैं तो कई तरह के एंगल्स फॉर्म होते हैं। अब आप देखिए कि मेरे पास ये डिवाइडर है। इस डिवाइडर को भी आप जब यूज करते हैं तो आप इसको इस तरह से ओपन करते हैं। कभी आप इसको इतना ओपन करते हैं, कभी आप इसको इतना ओपन करते हैं, कभी आप इसको इस तरह से ओपन करते हैं। तो ये डिवाइडर भी क्या है, कई तरह के एंगल फॉर्म कर पा रहा है। कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अब आप देखिए कि और भी कई ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम यूज करते हैं और वो एंगल्स फॉर्म करते हैं। अब आप देखिए कि मेरे पास ये बॉक्स है। मेरे पास ये बॉक्स है। अब मैंने इस बॉक्स को ओपन किया, इस बॉक्स को मैंने ओपन किया तो आप देख रहे हैं कि इस बॉक्स को ओपन करने पे भी एक एंगल बन रहा है। इस बॉक्स को मैंने ऐसे ओपन किया तो एंगल बना, इसको और ओपन किया तो और लार्ज एंगल बना, फिर और ओपन किया तो और लार्ज बना, फिर ऐसे ओपन किया तो और भी लार्ज एंगल बन रहा है। और ऐसे करने पे आप देख रहे हैं कि अलग-अलग पोजीशन में किस तरह से एंगल बन रहे हैं। स्मॉल, फिर और लार्ज, फिर और लार्ज, फिर और लार्ज, फिर और लार्ज, और लार्ज, फिर इस तरह से आप देखिए कि ये पूरा स्ट्रेट एंगल बन गया यहाँ पे। हम पढ़ेंगे इसको अभी आगे। तो ये एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? देखिए ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये रे 1 है और ये 2 है और ये इनिशियल पॉइंट है, तो बना एंगल। तो आप देख रहे हैं कि इस बॉक्स को ओपन करने पे भी किस तरह से एंगल बन रहे हैं। और भी देखिए बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं। अब मेरे पास ये बॉक्स है, इस बॉक्स को भी जब मैं इस तरह ओपन करूँगी ना, तो आप देखेंगे कि भई ये एंगल बना रहा है। इसको ओपन किया तो ये भी एंगल बना रहा है। ये इनिशियल पॉइंट, ये फर्स्ट रे, ये सेकंड रे, बन रहा है ना एंगल। तो ऐसे बहुत तरह के एंगल बनते हैं। हम ऑब्जेक्ट्स को क्लोज और ओपन करते हैं तो ये स्टेपलर जो मेरे पास है, ये सारे एग्जांपल आपकी बुक में दिए हुए हैं। ये जो स्टेपलर है हमारे पास, ये भी एक एंगल बना रहा है। ये इसकी फर्स्ट रे है और ये इसकी सेकंड रे है और ये इसका इनिशियल पॉइंट है। तो ये स्टेपलर भी एक, आप देख रहे हैं कि एक एंगल फॉर्म कर रहा है। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि एंगल्स बनते हैं। यहाँ तक कि ये जो स्पेक्टेकल है मेरे पास, ये भी एंगल बना रहा है। कैसे बना रहा है देखिए आप, कि इसको मैंने इस तरह से रखा है, इसको मैंने इस तरह से रखा है। तो आप देखिए एक रे ये जा रही है, एक रे ये जा रही है, बना एंगल। एक रे ये जा रही है इस तरह से, ये इनिशियल पॉइंट मानिए। एक रे इधर जा रही है, एक रे इधर जा रही है, बना एंगल। अब इसके अंदर भी एंगल बन रहे हैं, एक रे ये, एक रे ये और ये इनिशियल पॉइंट। एक रे ये है, एक रे ये इनिशियल पॉइंट। ये इनिशियल पॉइंट है, एक रे ये है, एक रे ये है और ये बन गया एंगल। तो आप देख रहे हैं ना किस तरह से एक स्पेक्टेकल भी एंगल बना रहा है, बना पा रहा है ना। एक रे इसे मानिए आप, एक रे इसे मानिए और ये इनिशियल पॉइंट, बना एंगल। तो हम देखते हैं कि हमारी डेली लाइफ में हम जो ऑब्जेक्ट यूज करते हैं वह भी कई तरह के एंगल्स बनाते हैं। तो भाई देखिए, अभी हमने एंगल्स के बारे में इतना ही पढ़ा है और नेक्स्ट वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में एंगल को काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। अब हम क्या करते हैं, फिगर इट आउट में जो क्वेश्चंस हैं उनको कर लेते हैं, वह हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। स्टूडेंट, वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है तो हम ऐसा करते हैं, फिगर इट आउट के क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा
और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वह भी लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।